गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम सिखाएंगे कि रेखी निकाय किस प्रणाली में सॉल्यूशन देता है, किस प्रणाली में सॉल्यूशन नहीं देता है। स्टूडेंट, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि युगपत समीकरण, पहले तो आप युगपत समीकरण को हल करते थे और दूसरे चरण में युगपत समीकरण का आप देखते थे कि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। देखते होंगे कि युगपत समीकरण का एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा या हल प्राप्त नहीं होगा। तो थोड़ा सा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट देखिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये जो है युगपत समीकरण है स्टूडेंट। ये समीकरण आप हाई स्कूल में पढ़े हैं। वहां कैसे देखते थे, अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होता था स्टूडेंट, तो कहते थे कि इस युगपत समीकरण का एक हल है। एक हल का मतलब एक सलूशन इसके प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर ये प्राप्त हो जाता था a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो क्या बोलते थे इसको, ये कहते थे कि ये जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा इस केस में, यानी अद्वितीय हल इसको बोलते थे। अद्वितीय हल मतलब एक से ज्यादा हल इसको मिलेंगे। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ कहते थे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब इसका एक हल मिलेगा, मतलब इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, और यहाँ पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेगा, और यहाँ पर सिर्फ अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब दूसरा हल नहीं, यानी एक ही हल मिलेगा। और फिर देखिए स्टूडेंट, जब ये कंडीशन होता था a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो बोलते थे कि समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ये आप पढ़े हैं। तो दो तरह से प्रॉब्लम पूछे जाते थे स्टूडेंट। एक तो युगपत समीकरण को हल कीजिए, यानी x और y का मान निकालिए। दूसरे चरण में जो प्रॉब्लम पूछे जाते थे वो इस तरीके से प्रॉब्लम पूछे जाते थे कि आपको एक युगपत समीकरण देता था और पूछता था कि इस युगपत समीकरण का कितने हल होंगे, कि हल होंगे कि नहीं हल होंगे, ये भी बात है। तो अगर ये कंडीशन बनता था तो कोई हल नहीं प्राप्त होता, ये कंडीशन बनता था तो अद्वितीय हल प्राप्त होता था, मतलब यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता था। और इस सॉल्यूशन अगर ये कंडीशन प्राप्त होता था a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन प्राप्त होता था। तो ये आप पढ़ चुके हैं। तो दो तरह से प्रॉब्लम पूछे जाते थे, एक सिंपली सॉल्व करने के लिए आता था और एक कितने सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, या युगपत समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आता था स्टूडेंट्स। इस स्टेज में यानी क्लास 12th में भी आपको एक रेखी निकाय दे देगा और पूछेगा कि रेखी निकाय के किस प्रणाली में रेखी निकाय का सॉल्यूशन मिल रहा है, किस प्रणाली में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये आता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम चलिए क्लियरिफाई कर दें। निरंतर प्रणाली, दो तरह की प्रणाली है। जब भी रेखी निकाय का हल पूछेगा कि रेखी जस्टिफाई करिए, यानी एग्जामिन करिए, यानी परीक्षण करिए कि रेखी निकाय के किस प्रणाली में रेखी निकाय का हल मिल रहा है, किस प्रणाली में रेखी निकाय का हल नहीं मिल रहा है। तो हम ये दो प्रणाली है स्टूडेंट, देखें, कंसिस्टेंट सिस्टम जिसको हम हिंदी में निरंतर प्रणाली बोलते हैं, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम असंगत प्रणाली बोलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो दिया गया रेखी समीकरण है वो किस प्रणाली में है। अगर दिया गया रेखी समीकरण निरंतर प्रणाली में है तो रेखी समीकरण का हल प्राप्त होगा। दिया गया रेखी समीकरण असंगत प्रणाली में है तो रेखी समीकरण का हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट।
अगर दिया गया रेखीय समीकरण निरंतर प्रणाली में है तो उस रेखीय समीकरण का हल प्राप्त होगा। तो कितने प्रकार के हल मिलेंगे, मतलब कितने प्रकार के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। तो इसके जो है दो तरह का सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन? एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यानी सिर्फ एक हल प्राप्त होता है, और दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होता है, मतलब एक से ज्यादा हल प्राप्त होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। अगर रेखीय निकाय नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, मतलब नॉन होमोजीनियस है, रेखीय निकाय नॉन होमोजीनियस है, तो यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, अगर होमोजीनियस रेखीय निकाय होमोजीनियस है, तो तीन तरह के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। एक ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, तीसरा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो अभी तो मैं होमोजीनियस का केस नहीं पढ़ा रहा हूं ना स्टूडेंट, अभी तो मैं नॉन होमोजीनियस का केस पढ़ा रहा हूं। तो नॉन, अगर रेखीय निकाय नॉन होमोजीनियस का केस है, यानी सिंपली वो रेखीय निकाय है, तो उस केस में अगर रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है तो रेखीय निकाय का हल प्राप्त होगा। तो दो तरह का हल होता है, एक जो है यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, यानी सिर्फ एक हल प्राप्त होगा, और दूसरा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अर्थात ये स्टूडेंट एक से ज्यादा हल प्राप्त होंगे। तो चलिए वो मैं लिखवा देता हूं वन बाय वन करके, इसको आपको याद करना होगा स्टूडेंट। जब आप याद रखेंगे तो इस पर आधारित प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखा जाए इसमें। कंसिस्टेंट सिस्टम, इसी बारे में बताता हूं। रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में हो, प्रणाली में दिया गया हो तो इस दशा में रेखीय निकाय का हल प्राप्त होगा, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके डिफरेंट केस होंगे। इसका पहला जो केस है, रेखीय निकाय में दो चर हो। यदि रेखीय निकाय में दो चर हो, यदि रेखीय निकाय में दो चर हो, यह पहला, इसका दो तरह का रेखीय निकाय होता है। यदि रेखीय निकाय में दो चर हो, अर्थात दो इक्वेशन वाला रेखीय निकाय हो। दो इक्वेशन में दो चर होते हैं, तो अगर दो इक्वेशन में दो चर होते हैं, रेखीय निकाय दिया गया है, तो उसका हम परीक्षण करेंगे कि अगर रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है तो सॉल्यूशन देगा। तो उसके क्या क्या केसेस होते हैं वो पढ़ने होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला केस ए, यदि डी नॉन जीरो, x इज इक्वल टू d1 अपॉन d, y इज इक्वल टू d2 अपॉन d, है ना। d1 नॉन जीरो, d2 नॉन जीरो, इस दशा में रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में होगा, निरंतर
प्रणाली में होगा सिर्फ एक सलूशन प्राप्त होगा, सिर्फ एक ही सलूशन, एक ही हल प्राप्त होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अगर रेखीय निकाय दो चर वाला हो, यह कंडीशन होल्ड कर रहा है स्टूडेंट, कौन सा कंडीशन, डी नॉन जीरो, D1 नॉन जीरो, D2 नॉन जीरो हो, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में होगा। निरंतर प्रणाली में होगा मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम का होगा। अगर रेखीय निकाय कंसिस्टेंट सिस्टम का होगा तो वह सलूशन देगा, सिर्फ एक ही सलूशन मिलेगा, मतलब यूनिक सलूशन मिलेगा। तो ये कंडीशन को आपको याद रखने होंगे स्टूडेंट। इस कंडीशन पर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। कभी कभी बोर्ड में प्रॉब्लम दे देता है, एक रेखीय निकाय देगा और आपसे पूछेगा कि जस्टिफाई गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट आर नॉट। मतलब हिंदी में सुन लीजिए, एक रेखीय निकाय दे देगा और पूछेगा कि परीक्षण कीजिए कि दिया गया रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में है कि असंगत प्रणाली में है। तो सिर्फ परीक्षण करना है तो उस पर 2 नंबर का प्रॉब्लम बन जाता है। तो जब ये कंडीशन याद रहेगा स्टूडेंट तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। केस नंबर बी देखिए, यदि d इज इक्वल टू 0, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 0, इस दशा में रेखीय निकाय इस दशा में रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में होगा। निरंतर प्रणाली में होगा और एक से ज्यादा सलूशन प्राप्त होंगे, एक से ज्यादा हल प्राप्त होगा। हल मतलब स्टूडेंट खेत वाला हल नहीं, हल मतलब सलूशन से लिया गया है। ठीक है ना। तो आप इसका दूसरा अर्थ उठा लीजिए, जो किसान जो है खेत जोतते हैं वो हल समझ लेंगे, वो हल नहीं है, ये हल का मतलब सलूशन है। ये बात है। ठीक है ना स्टूडेंट। एक से ज्यादा हल का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सलूशन रेखीय निकाय का मिलेगा। अब देखिए सी स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट है। यदि d इज इक्वल टू 0, इनमें से कोई एक 0, मतलब D1 नॉन जीरो, D2 0 या D1 0, D2 नॉन जीरो, इस दशा में रेखीय निकाय असंगत प्रणाली में होगा। असंगत प्रणाली में होगा। ठीक है ना। असंगत प्रणाली में होगा और रेखीय निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए, मतलब D0 मिले D1 नॉन जीरो, D2 नॉन जीरो, सॉरी D0 मिले D1 नॉन जीरो, D2 जीरो, D1 जीरो, D2 नॉन जीरो, मतलब D1 D2 में से कोई एक नॉन जीरो मिले और D0 मिले, तो उस केस में रेखीय निकाय असंगत प्रणाली में होगा। और असंगत प्रणाली में अगर रेखीय निकाय हो रहा है
तो उस रेखीय निकाय का कोई सलूशन प्राप्त नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखने होंगे स्टूडेंट। जब कंडीशन याद रखेंगे तभी आप जो है इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से वर्ड को सुनिए। जब सुनेंगे तो ये सारी स्टेप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब ये सारी स्टेप दिमाग में बैठ जाएगा तो आप इस पर आधारित प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट ए केस क्या है? ए केस है यदि यदि डी नॉन जीरो हो, यानी डी नॉट इक्वल टू जीरो, D1 नॉट इक्वल टू जीरो, D2 नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली का होगा। जब रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली का होगा और ये कंडीशन होल्ड हो रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सिर्फ एक हल प्राप्त होगा। दूसरा केस क्या है? डी जीरो है, डी इक्वल टू जीरो, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू जीरो। इस दशा में रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली का होगा और एक से ज्यादा हल प्राप्त होगा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तीसरा, यदि D इक्वल टू जीरो, D1 नॉन जीरो, D2 जीरो, D1 जीरो, D2 नॉन जीरो, D इक्वल टू जीरो, D1 D2 में से कोई एक नॉन जीरो मिले तो इस दशा में रेखीय निकाय असंगत प्रणाली में होगा। और जब रेखीय निकाय असंगत प्रणाली में है तो रेखीय निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये केसेज हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही ये दो वेरिएबल पर है, इसमें दो चर है, और तीन वेरिएबल में क्या होगा? एक डिटरमिनेंट और बढ़ जाएगा। और जैसे ये दो वेरिएबल का नियम है स्टूडेंट, वैसे जो है तीन वेरिएबल का भी नियम है। तो मैं वो लिखवा देंगे तुरंत यहां तक, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे देखिए, यहां 3 कर लीजिए, ये तीन वेरिएबल कर लीजिए। अब देखिए, ए यदि डी नॉन जीरो, D1 नॉन जीरो, D2 नॉन जीरो, D3 नॉन जीरो, तो रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में होगा, निरंतर प्रणाली में होगा, रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में होगा। इस दशा में रेखीय निकाय का एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे दो वेरिएबल वाला है वैसे 3 वेरिएबल वाला है। डी देख लीजिए, यदि d इक्वल 0, D1 और D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0, तो रेखीय निकाय निरंतर प्रणाली में होगा, निरंतर प्रणाली में होगा। इस दशा में रेखीय निकाय का एक से ज्यादा हल प्राप्त होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज है। जैसे आप दो वेरिएबल में समझाया ना था, जैसे 2 वेरिएबल का है वैसे 3 वेरिएबल का है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं इसको लिखवा दे रहा हूं। इसको भी आपको याद ही करने होंगे, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। यदि डी 0 हो गया और D1 नॉन जीरो, D2
इज इक्वल टू 0, d3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो रेखीय निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि रेखीय निकाय असंगत प्रणाली में है, असंगत प्रणाली में है, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर रेखीय निकाय असंगत प्रणाली में है तो रेखीय निकाय का कोई सलूशन प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं एक केस ही लिखा हूं यहाँ, d इज इक्वल टू 0, d1, d2, d3 में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होता है, रेखीय निकाय असंगत प्रणाली में होता है। और जब रेखीय निकाय असंगत प्रणाली में होता है तो उसका कोई सलूशन प्राप्त नहीं होता है। तो ये केसेज आप याद रखेंगे, तभी आप इस पर आधारित प्रॉब्लम कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, केसेज याद रखें, इस पर आधारित प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।